on Lenz's law and Faraday's law in this lecture. तो let us take the first example. यहाँ पे आप लोग भी ट्राई करिए. दिया गया है कि a coil is placed in a constant magnetic field. A coil is placed in a constant magnetic field. तो एक magnetic field है जो कि constant है, ठीक है, B is constant. और दिया गया है कि the magnetic field is parallel to the plane of the coil, is parallel to the plane of the coil, ठीक है, मतलब coil के perpendicular नहीं है, parallel है as shown. तो पूछा गया find the induced EMF in the coil. Find the induced EMF. चलिए तो आप लोग ट्राई करिए इस वीडियो को यहाँ पॉज करके. तो फाइंड द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस तरह से कॉइल रखा है, ठीक है, ओके. तो ये कॉइल को मैं ऐसा लिखता हूँ पूरा ऐसा परफेक्ट, मतलब ये जो कॉइल है यहाँ पे दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. और जो मैग्नेटिक फील्ड है सबसे पहली बात वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दी हुई है. और मैग्नेटिक फील्ड जो है इट्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप. मतलब इस दोनों ही जो है वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है. ये जो लूप है दिस लूप इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, ओके. दिस लूप इज इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड. और ये जो फील्ड है दिस ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, ओके. तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो है बी ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और एरिया वेक्टर हमेशा जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, राइट. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया. मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर, अगर मैं लूप को इस तरह देखूँ तो एरिया वेक्टर हमेशा लूप के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो आप देखो एरिया वेक्टर ऐसा है और फील्ड ऐसा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. ये हो गया बी ए कॉस 90. तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो इससे जुड़ा हुआ है दैट इज जीरो. देयर इज नो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है, पहली बात. और दूसरी बात, अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देखो, देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही ईएमएफ होता है, राइट. द फ्लक्स विल बी, मतलब फ्लक्स तो एक तो जीरो है, फ्लक्स इज नॉट लिंक्ड. और दूसरी बात फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा इज 90 डिग्री, सब कांस्टेंट है. तो there is no change in flux. तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि there is no change in flux, so EMF induced is zero. क्योंकि EMF induce होने के लिए या induce करंट आने के लिए there has to be a change in flux. सिर्फ फ्लक्स जीरो होने से नहीं होगा. फ्लक्स जीरो है पर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF आएगा. सिर्फ फ्लक्स जीरो होने से नहीं होगा. फ्लक्स जीरो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है वो हमें देखना होगा. तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से आप देखो सब कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट है, मतलब ये जीरो का जीरो ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. सो इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो जीरो होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जीरो होगा. तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सो इन दिस एग्जांपल आपको दिया गया है फाइंड द EMF induced in the coil, ठीक है. और दिया गया है कि the magnetic field is perpendicular to the plane of the coil, ओके, ठीक है. और पूछा गया है और बोला गया and the magnetic field is constant, ओके, ठीक है. तो let us take the situation. आपको इस तरह से दिया गया, एक कॉइल दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, राइट. आपने ये, आपको पता है कि ये जो साइन है इसका मतलब इट इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर. इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, ठीक है. इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे जो फील्ड है दिस इज यू नो गोइंग इनवर्ड्स, इन गोइंग फ्लक्स एंड परपेंडिकुलर, ठीक है. तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है, ओके. तो एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड द फील्ड वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट एरिया वेक्टर, आप आपके हिसाब सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे मैंने एरिया वेक्टर सेलेक्ट कर लिया इनवर्ड, तो एरिया वेक्टर मैंने ले लिया इनवर्ड, ठीक है, ऑलराइट, आई हैव टेकन इट इनवर्ड.
और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वो भी इनवर्ड है, तो थीटा कितना आएगा, थीटा 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस 0, यानी फ्लक्स हो जाएगा बी ए। अब आप देख सकते हो ये जो फील्ड है, फील्ड भी कांस्टेंट है, और जो एरिया है, एरिया भी कांस्टेंट है। मतलब ये फील्ड और एरिया दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ईएमएफ क्या है, डी फाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। मतलब इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस 0। मतलब यहाँ पे फ्लक्स है, पिछले क्वेश्चन में फ्लक्स भी 0 था, रेट ऑफ चेंज भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी 0 था। इस क्वेश्चन में फ्लक्स है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इफ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0, तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक लूप दिया गया है, ऑलराइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से दिया गया है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द direction of the induced current, find the direction of the induced current, ये दिया गया क्वेश्चन। और दिया गया मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the plane of the coil and is increasing with time। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the coil and the rate of change of the magnetic field is positive, and the rate of change is positive, but it is increasing with time। The magnetic field is increasing with time। ठीक है, इस ऐसा दिया गया, is perpendicular to the coil and magnetic field is increasing with time। ठीक है, तो let us do this question now using the concept of Lenz law। तो यहाँ पे आप देखो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स किधर है, ये इनगोइंग फ्लक्स है, राइट, इट्स perpendicularly inward। The magnetic field is perpendicularly inward, right? It's going perpendicularly inward into this coil, तो अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इनगोइंग फ्लक्स है, ठीक है, इनगोइंग फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो आप देख रहे हो कि यहाँ दिया गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फील्ड इज पॉजिटिव and this magnetic field is increasing with time। If this field is increasing with time, the flux will also increase because the flux is dependent on the field। So the ingoing flux is increasing with time, मतलब आपको cause मिल गया है, राइट। तो अब induced current जो है वो इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो इस इनगोइंग फ्लक्स को डिक्रीज करे। ठीक है, तो ये होने के लिए ये कॉज है, और इंड्यूस करंट इस तरह से, राइट, इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा ताकि वो इस इनगोइंग फ्लक्स को क्या करे, वो इस इनगोइंग फ्लक्स को डिक्रीज करे। अब किसी चीज को अगर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको बेसिकली उसके अगेंस्ट जाना होगा। तो इस कॉइल में ये तो एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, और जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, वो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि कॉइल का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अगेंस्ट हो, यानी इस तरह से ऊपर हो। ठीक है, तो अगर इस तरह से ऊपर हो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैसा होना चाहिए, तो करंट इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, यानी करंट मस्ट बी लाइक दिस, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। करंट मस्ट बी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल की वजह से, बी कॉइल, वो इस तरह से हो जाएगा, और ये बी कॉइल इसको अपोज करेगा और इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिस्कस किया था कि इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह से इंड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होता है ताकि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, और इट अपोजेस द कॉज दैट इज जनरेटेड। तो कॉज क्या है, कॉज इज चेंज इन फ्लक्स, मतलब वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। तो इसलिए हमारा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि हम ये देखें कि कॉज क्या है। अब कॉज देखना है तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि द फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड एंड द फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो फील्ड इज इनवर्ड एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब इनगोइंग फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एंड दैट्स द कॉज। तो कॉज मिल गया। अब इसका जो इंड्यूस करंट है वो इस कॉज को अपोज करेगा। इंड्यूस करंट will oppose the cause। I induced will oppose what, will oppose
द कॉज, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो हमेशा कॉज को अपोज करेगा, यानी वो इन गोइंग फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट विल ट्राई टू डिक्रीज द इन गोइंग फ्लक्स, ठीक है। द इंड्यूस्ड, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, द इंड्यूस्ड करंट will be induced in such a way that it will always try to oppose the change in flux। तो ये है कहानी, बस। इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह से इंड्यूस होगा कि इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पे भी इट विल ट्राई टू अपोज दिस इनगोइंग फ्लक्स, not the flux, the change in flux. Ingoing flux is increasing, it will try to decrease the, it will always try to oppose not the flux, the change in flux, it will try to decrease it। उसको डिक्रीज करना है, किसी चीज को भी अगर डिक्रीज करना है तो यू हैव टू अपोज इट, ठीक है। तो इसका फील्ड ऐसा है तो कॉइल का फील्ड ऐसा होना चाहिए, तभी वो अपोज करेंगे। और ऐसा फील्ड होने के लिए तो आप क्या करो, आप थंब के डायरेक्शन में, सॉरी, आप फील्ड के डायरेक्शन में थंब रखो, थंब रखा आपने, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है ये आपको देगा करंट का डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया गया आपको, आप लोग भी लिख लीजिए क्वेश्चन। फिगर शोज अ कॉइल विच इज प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज placed in decreasing magnetic field, okay, is placed in decreasing magnetic field which is applied perpendicular to the plane of the coil, applied perpendicular to the plane of the coil। और आपको दिया गया है the magnetic field is decreasing at the rate of, तो उसका जो the magnetic field is decreasing at a rate of, तो उसका rate of decrease दिया गया है, यानी dB/dt दिया गया है आपको, तो वो है 10 टेस्ला। तो लिख दोगे dB/dt इक्वल टू -10 टेस्ला पर सेकेंड, ये इज द रेट। अब क्वेश्चन पूछा गया फाइंड आउट द करंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सवाल पूछा गया यहाँ पे। फाइंड आउट द करंट, कौन सा करंट, induced current, find out the current in magnitude and direction, okay। तो यहाँ पे ये इस तरह से एक लूप दिया गया है और आपको जैसे कि बताया गया है क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया है इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया गया है इट्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। आपको लूप का एरिया दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर और लूप का रेजिस्टेंस, ये आर इज रेजिस्टेंस, ठीक है, 5 ओम दिया गया, ओके। तो इस तरह से दिया गया, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन की, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो बहुत ही ईजी है। लेट अस टॉक अबाउट द डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो फील्ड है इट्स इट्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यानी आउटगोइंग फ्लक्स है, ठीक है। लेकिन फील्ड जो है इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज -10 टेस्ला पर सेकेंड, मतलब आउटगोइंग फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। तो देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, यस, इज देयर अ चेंज इन फ्लक्स, यस और नो? Yes, there is a change in flux, and this change in flux is the cause. This is the cause of induced EMF, or this is the cause of induction. This is the cause of generation of induced EMF. तो आपको cause मिल गया, पहला step, right? This is always step number 1. You try to find out the cause. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो flux है वो इस तरह से outward है, right? Outgoing flux है, और flux is the product of field into area, but field is decreasing with time. So if field is decreasing with time, the magnetic flux, ठीक है, will also decrease with time. So हम लोग बोल सकते हैं कि outgoing flux is decreasing with time, and this change in flux is the cause of induced EMF.
सो द इंड्यूस ईएमएफ विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द कॉज, राइट। तो इसलिए जो इंड्यूस करंट है वो इस तरह से होगा कि वो आउटगोइंग फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। तो मैं जस्ट बोल रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीटली, ठीक है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंड्यूस करंट विल बी इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल ट्राई टू अपोज द आउटगोइंग फ्लक्स. So it will try to oppose a change in outgoing flux. What is the change in outgoing flux? The outgoing flux is decreasing. So it will try to increase the outgoing flux. अगर किसी चीज को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट करना पड़ेगा मतलब ये एक्सटर्नल फील्ड है, तो जो कॉइल का फील्ड होगा वो भी ऐसा होना चाहिए, राइट, तभी वो उसको सपोर्ट करेगा और इंक्रीज करेगा। तो कॉइल का फील्ड अगर ऐसा होना चाहिए तो आप फील्ड के डायरेक्शन में थंब रखो, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है, राइट, वो क्या देगा आपको, वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब यहां से जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या आ गया, वो आ गया एंटी क्लॉकवाइज। यानी हम लोगों ने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी ACW, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड दिया गया था और वो बाहर की तरफ दिया गया था, लेकिन वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा था। तो मैंने बोला आउटगोइंग फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है, तो आउटगोइंग फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से, इंड्यूस करंट इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो उस आउटगोइंग फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करे। अब किसी चीज को अगर इंक्रीज करना है तो बेसिकली वी हैव टू सपोर्ट, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड टू द कॉइल हैज टू सपोर्ट द एक्सटर्नल फील्ड, और सपोर्ट करना है तो उसको खुद भी उसका डायरेक्शन बाहर होना चाहिए, ठीक है। वेरी सिंपल, इंक्रीज करना है मतलब सपोर्ट, डिक्रीज करना है मतलब अपोज, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट करना है तो इसका खुद का फील्ड बाहर होना चाहिए। अब फील्ड बाहर होना चाहिए तो करंट इंड्यूस कैसा होगा, इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब ये फील्ड बाहर होगा, ठीक है। सो वी हैव नाउ डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन, नाउ लेट अस डिस्कस द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द ईएमएफ। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, बट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड वी विल जस्ट टेक इट्स मॉड, दैट इज माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, दैट इज डी फाइव बाई डी टी। तो हम लोग हमेशा जो है मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ डी फाइव बाई डी टी लिखेंगे, और डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग लेंज लॉ। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है, तो ये हो गया आपका जो फॉर्मूला यूज करना है। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, राइट, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आई विल जस्ट सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन ऑलवेज सेलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो आई हैव सेलेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में है, और इंड्यूस करंट जिस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से मैं एरिया वेक्टर सेलेक्ट कर लूंगा। अगर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर मैं अपवर्ड एरिया वेक्टर ले लूंगा, और अगर मेरा ये इंड्यूस करंट जो है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैं डाउनवर्ड एरिया वेक्टर ले लूंगा। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो एरिया वेक्टर मैं हमेशा इंड्यूस करंट के हिसाब से मैं एरिया वेक्टर सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एरिया वेक्टर भी मैं कैसे ले लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से एरिया वेक्टर मैं परपेंडिकुलरली अपवर्ड ले लूंगा। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा बी ए कॉस जीरो, ठीक है, क्योंकि दोनों अपवर्ड है। एक्सटर्नल फील्ड जो आप देख रहे हो वो भी अपवर्ड, एरिया वेक्टर भी अपवर्ड, थीटा इज जीरो। तो फ्लक्स कितना मिल गया मुझे, फ्लक्स मिल गया बी ए, ठीक है। अब मुझे ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ होगा डी फाइव बाई डी टी, मतलब ईएमएफ होगा डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स की जगह आप क्या लिखोगे, बी ए लिखोगे, ठीक है, आपने लिख दिया बी ए। अब ये जो बी ए है इसमें ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ए इंटू यानी एरिया इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। एरिया कितना दिया है 2 मीटर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड कितना दिया है -10, बट आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू 10, तो वो हो गया 20 वोल्ट। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस रिंग में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, फिर भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से इसमें करंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने निकाल लिया इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस करंट कितना होगा, तो इंड्यूस करंट होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ईएमएफ कितना है 20, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो इंड्यूस करंट कितना आ गया 5 4 20 4 एम्पियर। तो हमने इंड्यूस करंट भी फाइंड आउट कर लिया, हमने इंड्यूस ईएमएफ भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। और हम लोगों ने डायरेक्शन, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप अच्छे से समझिए इसको, इसके सारे
जो कॉन्सेप्ट्स, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताई हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, खुद से आप खुद को समझाने की कोशिश करिए, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। ऑलराइट, तो चलिए लेते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपको जो डायग्राम है वो थोड़ा चेंज कर दिया है, उसमें एक बैटरी इन लोगों ने लगा दिया, एक्सटर्नल बैटरी 30 वोल्ट का, तो इस तरह से लगा दिया है। और वैसा ही कॉइल है, मतलब पहले ये एक्सटर्नल बैटरी नहीं था, और इसका एरिया अभी भी 2 मीटर स्क्वायर है। जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड, राइट, जिसको हम बी कह देते हैं, इट्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड है डीबी बाई डी टी, वो है माइनस, मतलब इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 टेस्ला। तो पिछला क्वेश्चन ही है, बस इस क्वेश्चन में ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। और हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब दिया गया है कि देयर इज ऑल्सो अ सोर्स, देयर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ EMF 30 वोल्ट इन द कॉइल, एक एक्सटर्नल बैटरी भी कनेक्ट कर दिया है। और अब पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये हम लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं, मतलब पिछला जो क्वेश्चन है तो उसी के स्टेप्स के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आया था 20 वोल्ट, और जो करंट आया था इंड्यूस्ड करंट आया था, किस डायरेक्शन में आया था इंड्यूस्ड करंट, वो आया था आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मैं फिर से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि जो अगर इंड्यूस करंट इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इंड्यूस करंट, ठीक है, आई इंड्यूस्ड, तो इसका मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कैसा होना चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इंड्यूस करंट इस तरह से हो सकता है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसा होना चाहिए, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब ये इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पे है सर, यहाँ पे लगाए बैटरी है, यहाँ पे लगाए, ऐसा नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली ये पूरे वायर के अंदर जो है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। लेकिन अभी सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको सिर्फ सिंबॉलिकली दिखाने के लिए हम लोग ये बैटरी का सिंबल यूज करें, बेसिकली कोई बैटरी नहीं है, बट वो जो ईएमएफ है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पूरे लूप के अक्रॉस डेवलप होता है। तो अभी वो डिस्कस नहीं कर सकते, वो हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, और ये आपको समझ में आएगा ये बैटरी सर एक्चुअली है कहाँ। तो इसको अभी हम सिर्फ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, ये जो ईएमएफ डेवलप हुआ है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, राइट, उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और वो 20 वोल्ट है। तो मैंने इसका पोलैरिटी ऐसा क्यों लिया वो मैं आपको समझा रहा था। तो इसका पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए पहले आपको करंट का डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जो है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, टोटल करंट का नहीं, आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, मतलब जो आपने पिछले सवाल में किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पहला स्टेप है। तो सबसे पहले आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, राइट, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने किया कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है विदाउट कंसिडरिंग दिस बैटरी, इस बैटरी को बिना कंसिडर किए, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि डोंट कंसीडर द एक्सटर्नल, डोंट कंसीडर, ये इसको मैं बोल देता हूं ईएमएफ, ठीक है, एक्सटर्नल ईएमएफ, ये जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, ई एक्सटर्नल, इसको पहले मत कंसीडर करो, इसको भूल जाओ। इसको भूलकर आप सोचो कि इंड्यूस ईएमएफ कितना है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, ये इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी क्या होगा, सब कुछ सोचो आप सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। ये पहला स्टेप है। तो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में आपको सोचना है। तो जब आप सोचोगे आपको समझ में आएगा कि इंड्यूस ईएमएफ जो है, राइट, तो इंड्यूस करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। तो उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई इंड्यूस्ड, उसका पोलैरिटी कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। तो अब इसके बाद आप करो सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप मतलब अब इसमें कनेक्ट कर दो आप एक्सटर्नल बैटरी। तो नाउ यू कनेक्ट द एक्सटर्नल सेल टू इट। अब आप इसमें एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करो और अब आप सोचो कि क्या होगा, ठीक है। तो लेट अस डू दैट, लेट अस कनेक्ट द एक्सटर्नल बैटरी इनटू इट। तो अब ये इस तरह से हो जाएगा। तो एक्सटर्नल बैटरी जो है वहां यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिया गया हम लोगों को, इसका डायरेक्शन हम लोगों को दिया गया इस तरह से। तो बस इसमें हम लोग ये हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया, ये रहा, ये 30 वोल्ट का हो गया, और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 20 वोल्ट का इस तरह से है, ठीक है।
ओके, तो अगर आप इसमें लूप ना लिखोगे, अगर आपने मान लिया कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ये 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो इसकी वजह से करंट डायरेक्शन होगा। तो अब ये ओवरऑल करंट है, ये कोई इंड्यूस करंट नहीं है, ये ओवरऑल करंट है, उसका डायरेक्शन नहीं हो जाएगा। आप लूप लॉ में लिख दो और यहाँ पे रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो। वायर का रेजिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया गया है, वायर का रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। तो आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ पे पोटेंशियल राइज हो रहा है तो आप लिखोगे +30, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आप लिखोगे -20, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि करंट के डायरेक्शन में, राइट, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये हो जाएगा -IR। तो आप लिख दोगे -I, और R का वैल्यू कितना दिया गया है 5, तो -IR = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 = 5I, और जो टोटल करंट है वो आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार सवाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऐसे जब क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बैटरीज होंगे, तो पहले यू डोंट कंसीडर दिस एक्सटर्नल सेल। ठीक है, इसको पहले आप सोचो ही मत। आप सबसे पहले ये सोचो कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ का पोटेंशियल कितना होगा, ये चीज आपको सोचना है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट जो पहले उसका डायरेक्शन निकालो यूजिंग लेंज लॉ, तो हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आपको डायरेक्शन मिल गया, फिर आप ईएमएफ निकालो d∅dt से, आपको ईएमएफ मिल गया, फिर आप ये डायग्राम बना दो कि विदाउट बैटरी वो कैसा दिखता है। तो विदाउट बैटरी वो समझ में आएगा कि अगर करंट एंटी क्लॉक ईएमएफ, इसका पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे होना चाहिए। इसको सुपरपोज कर दो, यानी एक्सटर्नल सेल को। तो एक्सटर्नल सेल को आपने सुपरपोज किया, तो आपको अब ये डायग्राम मिल गया। ये आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो दिखाया है उसको सर्किट में दिखा दो कि ये रहा रेजिस्टेंस, 5 ओम वाला रेजिस्टेंस ये रहा, और बस यहाँ पे आप एक लूप लॉ लिख दो कि यहाँ पे पोटेंशियल राइज हो रहा है +30, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वो हो गया -20, और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आई एज्यूम किया है, और करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो -5I = 0। तो वहां से हमें क्या मिल गया, तो वहां से हमें मिल गया है आई का वैल्यू, वो आ चुका है 2 एम्पियर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं एक लास्ट एग्जांपल इस वीडियो में। तो ये दिया है आपको यहाँ पे, फिगर शोज लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इस तरह से यहाँ पे करंट कैरिंग वायर आपको दिया गया है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये वायर, और आपको दिया गया है N2 रेक्टेंगुलर लूप्स मूविंग विद वेलोसिटी v एंड 2 rectangular loops moving with velocity v। तो मैं आपको वो दोनों लूप्स यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो एक लूप जो है वो ऐसा दिया गया है और वो इस तरह से ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से, और दूसरा लूप जो है वो इधर दिया गया है और ये लूप जो है इस तरह से आगे जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v से, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप। ये पूछा गया है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप। तो आप प्लीज ट्राई करिए इसको, वीडियो को पॉज करके, यू जस्ट ट्राई दिस। सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ईच लूप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लूप। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लूप के बारे में। तो अगर ये जो लूप है, ये अगर एक मान लीजिए आप कि ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है, x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, ये फील्ड होगा वायर का μ0I/2πx। ठीक है, अगर आपने इसका कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो इस एलिमेंट पे ये फील्ड कांस्टेंट है, ये एलिमेंट लिया तो भी ये फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, इधर एलिमेंट लिया आपने तो हर पॉइंट पे फील्ड कांस्टेंट है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, मान लो ये लूप यहाँ पहुंच गया, राइट, ये आगे बढ़ गया, तो भी हर वक्त ये फील्ड कांस्टेंट है। मतलब इस लूप में जो फील्ड है वो हमेशा कांस्टेंट है, दिस फील्ड इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और एरिया भी कांस्टेंट है। तो अगर आप फ्लक्स देखोगे फर्स्ट केस में, फील्ड इंटू एरिया कॉस थीटा, तो फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, राइट। फील्ड कांस्टेंट है, हर एक एलिमेंट पे फील्ड अभी जो है, तो टी टाइम के बाद भी फील्ड वही रहने वाला है। जैसे ये एलिमेंट लोगे आप, यहाँ पे फील्ड अलग है, लेकिन टी टाइम के बाद इसी एलिमेंट पे आगे क्या रहेगा, फील्ड कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो वो जो फील्ड है, फील्ड हर एलिमेंट के लिए फील्ड कांस्टेंट आ रहा है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट को आप यहाँ ले लो, तो क्योंकि इसका वेलोसिटी v जो है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये कुछ टाइम तक आगे जाने वाला है, तो टी टाइम के बाद
जब आप इस एलिमेंट के अक्रॉस फील्ड निकालोगे तो वो फील्ड उतना ही आएगा, तो फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट, एंड एरिया इज कांस्टेंट. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस लूप the field is constant and the area is constant, therefore the flux is constant, and if the flux is constant तो आपको पता है कि EMF इंड्यूस नहीं होता, because EMF is equal to d phi by dt, and if the flux is constant तो derivative of a constant will be zero, so there is no EMF induced in the first loop. I hope आपका भी आंसर यही आया होगा. And if there is no EMF induced, there is no current induced, that means the current is also zero. ठीक है, now let us talk about the second loop. तो ये जो आप second loop यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सेकेंड लूप जो है इसका वेलोसिटी कैसा है, इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अगर हम लोग इसको थोड़ा आगे लेकर सोचें, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका टी टाइम के बाद डायग्राम बनाऊं, राइट, तो ये लूप यहाँ पहुंच चुका होगा. ठीक है, तो टी टाइम के बाद ये लूप यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है. तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस कुछ x1 है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यानी x1 से x2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है. अगर यहाँ पे फील्ड मैं बोलूँ V1 है, ठीक है, V1 इज इक्वल टू कोई एक एलिमेंट पकड़ लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सोचेंगे हम लोग पहले, बाद में आप लूप के लिए सोच लो. ठीक है, लेट अस टेक एन एलिमेंट, तो मैंने इसका एक एरिया एलिमेंट ले लिया यहाँ पे. ठीक है, तो जो फील्ड है यहाँ पे वायर की वजह से, इसकी वजह से, राइट, वायर की वजह से जो फील्ड है, वायर में जो इट्स अ करंट कैरिंग वायर, इट्स इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x1 होगा यहाँ पे. और यहाँ पे जो वो फील्ड होगा, राइट, वो फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई x2. ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x1, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x2. तो आप देख रहे हो कि जो फील्ड है, फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है. अच्छा, अब सवाल ये है कि फील्ड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, क्योंकि फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फील्ड घट रहा है. तो जैसे जैसे ये आगे जाते जा रहा है तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इस चीज को मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ विद वन मोर डायग्राम. तो एक्सप्लेन यू दिस थ्रू वन मोर डायग्राम. तो देखिए ये है करंट कैरिंग वायर. ठीक है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है. अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, क्योंकि जब करंट कैरिंग वायर में हम लोग फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो दैट्स वेरी सिंपल, उसमें उल्टा होता है, मतलब इसमें जो थंब होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है. ठीक है, तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड स्ट्रेच योर पाम टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द फील्ड एंड जस्ट कर्ल योर फिंगर एट 90 डिग्रीज. सो फील्ड इस तरह से होगा. तो यहाँ पे जो ये कॉइल है, तो इसके लिए जो फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, इनवर्ड फील्ड. ठीक है, इनगोइंग फ्लक्स. तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इधर मूव कर रहा है, तो ये इधर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कम होगा, तो फील्ड इज डिक्रीजिंग. तो जो इनगोइंग फ्लक्स है, वो इनगोइंग फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इस लूप के लिए. इस लूप के लिए इनगोइंग फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को, जो उसको जनरेट कर रहा है, उसको अपोज करने की कोशिश करता है. तो आई इंड्यूस्ड इस तरह से होगा, इंड्यूस्ड करंट इस तरह से होगा, जिसकी वजह से जो ये इनगोइंग फ्लक्स है जो डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो. वो क्या हो, इंक्रीज. और इंक्रीज हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सपोर्ट करेगा, राइट. इंड्यूस करंट जो है वो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, मतलब उसका खुद का जो फील्ड है, राइट, उसका ये है आपका बी एक्सटर्नल, यानी ये वायर की वजह से, दिस इज ड्यू टू द वायर. ठीक है, तो अब जो कॉइल का फील्ड है वो भी कैसा होगा, वो भी इनवर्ड होगा, तभी वो उसको सपोर्ट करेगा. और अगर उसको इनवर्ड होना है तो कॉइल के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं करंट का डायरेक्शन. कॉइल के लिए हम लोग फील्ड के अलोंग थंब रखते हैं, वायर के लिए हम लोग करंट के अलोंग थंब रखते हैं. ये उल्टा है, वायर के लिए हम लोग करंट के अलोंग थंब रखते हैं, स्ट्रेच करते हैं पाम टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द फील्ड एंड कर्ल एट 90 डिग्री. ठीक है, लेकिन कॉइल के लिए अपोजिट है, कॉइल के लिए हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में थंब रखते हैं. तो इधर फील्ड कैसा होना चाहिए, कॉइल का इनवर्ड होना चाहिए. तो कॉइल का जो फील्ड है, फील्ड के अलोंग थंब रखा, और कर्ल ऑफ द फिंगर वो ऐसा, यानी इस तरह से करंट फ्लो करेगा इसमें, इस तरह से. तो इस तरह से इसमें ये इंड्यूस करंट होगा. तो हमने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा आ गया, यहाँ पे क्लॉकवाइज आ गया, राइट. आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट का वो कैसा है, वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया. तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो आ गया है एंड यहाँ पे क्लॉकवाइज. ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ आपको, सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। मैंने पहले आपको ये समझाया कि जब ये लूप इधर से इधर जा रहा है तो कोई एक एलिमेंट अगर आप कंसिडर कर लो तो उस एलिमेंट के लिए जो ये फील्ड है, फील्ड इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे जो फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड जो वायर की वजह से, दिस इज बी एक्सटर्नल, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड इज डिक्रीजिंग। अब ये फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स जो है, और फील्ड का डायरेक्शन क्या बताया मैंने आपको, फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो वो इनवर्ड फील्ड है तो फ्लक्स भी इनवर्ड है, तो इनगोइंग फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द कॉज ऑफ द induced EMF. तो induced EMF or induced current will be induced in such a way that it will try to oppose this change. तो इनगोइंग फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो वो डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग बनाने की कोशिश करेगा, और इंक्रीज करने के लिए किसी भी चीज को वी हैव टू सपोर्ट। तो इंड्यूस करंट इस तरह से होगा ताकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल का, वो इट विल ट्राई टू सपोर्ट द एक्सटर्नल फील्ड। तो इसकी वजह से जो कॉइल फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो भी किधर होगा, अंदर की तरफ, और इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो हाउ डू यू फाइंड द इंड्यूस करंट? So that's very simple. You put your thumb in the direction of field and the curl of the finger will give you the induced current, the direction of the induced current. So direction of the induced current is clockwise. So we have taken sufficient examples, ठीक है, in this which जिसमें हमने डायरेक्शन निकाला, कुछ बेसिक चीजें की। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े टफ एग्जांपल्स लेंगे। ऑलराइट, ठीक है।